अस्सलाम वालेकुम जी, नासिर बात कर रहा हूँ। सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आसानी करे सबके लिए। अब देखें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेक्चर हम उर्दू में ही रखेंगे फ़िलहाल, ठीक है। और हमारा जो है एक टॉपिक है, मेन जो हेडिंग है करेक्शन, ओके। और ये CSS का जो पेपर है 2020 का, उसकी करेक्शन है ये, क्लियर। अब इस पर्चे में इत्तेफाक से उन्होंने करेक्शन बड़ी ही चाइल्डिश सी दी हुई है, बड़ी सिंपल सी है। लेकिन चले, हम रूटीन में तो तमाम पेपर को किस करते जा रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब देखें, इसमें जो पहला सेंटेंस है वो है आई वन हिम इन द रेस। आई वन हिम इन द रेस, क्लियर। सेकंड जो है वो है ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। तीसरा सेंटेंस है अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। एंड द फोर्थ वन इज ही रोट विथ इंक, क्लियर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इसमें हम इनको एक एक करके लेते हैं। पहले में आई वन हिम इन द रेस। अब देखिए इसमें, बल्कि इस पेपर का जो नटशेल है वो ये है, मकसद ये बनता है कि मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो हैं, ज़्यादातर जो गलतियाँ हैं वो प्रेपोजिशन की गलती हैं, प्रेपोजिशन का मसला अक्सर, ठीक। तो आई वन हिम इन द रेस, जब आप किसी के साथ किसी को टाकरा करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं। अब प्रेपोजिशन, आपको इतना तो पता है, प्रेपोजिशन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो कि दो चीज़ों के दरमियान एक क्या करे, उनको मिलाए नहीं बल्कि उनके दरमियान एक ताल्लुक बनाए। ये तो आपको आइडिया हो गई, कई लेक्चर में पहले भी बात हो चुकी है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट फॉर्म द सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। दो चीज़ें हैं, फ़र्ज़ के दो नाउन्स हैं, उनके दरमियान एक जो ताल्लुक है वो इस प्रेपोजिशन से बनता है, ठीक। फ़र्ज़ के आप कहते हैं ही इज़ डैश द रूम। अब इसमें अगर आप ही का और इस रूम का ताल्लुक जोड़ते हैं तो ओबियसली हमें कोई लफ्ज़ ऐसा चाहिए जो कि इनको मिला दे आपस में। मिलाने से मुराद है ताल्लुक, रिलेशन शो करे, मिलाए नहीं। अगर जो अल्फाज मिलाने के काम आते हैं, आप सब जानते हैं, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं, ओके। फर्स्ट के मैं कहता हूँ ही इज़ इन द रूम, तो इन यहाँ पे है प्रेपोजिशन, क्लियर। जो सिंपल प्रेपोजिशन है, अगर थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में तो काफ़ी बातें और भी आ जाती हैं, लेकिन हम फिलहाल इस पर बात कर रहे हैं। ही इज़ इन द रूम, यहाँ तो यहाँ ही वन, तो ज़ाहिर है उसने जो भी वो जीता, किसी के साथ लड़के जीता होगा ना, किसी चीज़ के से उसका टाकरा हुआ। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो है कोई प्रेपोजिशन चाहिए नंबर वन में, ही वन, कोई ऐसा लफ्ज़ कि उसके मुखालिफ, जैसे हम कहते हैं ही वन अगेंस्ट, ही वन अगेंस्ट, राइट। जैसे हम अक्सर कहते हैं फाइट अगेंस्ट, ओके, किसी के खिलाफ लड़ना, या लीन अगेंस्ट, किसी चीज़ के साथ टेक लगाना, उसके खिलाफ टेक लगाना। बात समझ आ रही। तो इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, हमने सिर्फ जो है ये जो वर्ब था, ये वर्ब है ना, वो जीता और फलां के मुखालिफ जीता, हमने सिर्फ यहाँ पे अगेंस्ट की प्रेपोजिशन लगा दी, बात कर। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, ठीक। प्रेपोजिशन में एक मसला सिर्फ ये है कि उनका आमतौर पर कोई ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं होता, एक हद तक तो होता है, लेकिन बाकी कुछ प्रेपोजिशन जैसे पक्के अल्फाज नहीं हो जाते, वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वी हैव टू, और हमने वो उनसे को लेकर चलना, ओके। सो एक्सप्रेशन बना आई वन अगेंस्ट हिम इन द रेस, मैं रेस में उससे जीत गया, ओके। अगला देखें, ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। ये भी बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इस तरह की हम बात पिछले कई लेक्चर्स में कर चुके हैं कि ये जो ही सेड है ये माजी का टच दे रहा है, पास्ट का। तो ये जो हिस्सा है कि मैं चेस खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट का टच दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो हमने रूल क्या अप्लाई करना है, इसके आगे हमने ये चीज़ लगानी है
जनरल रूल ये है कि जब पीछे बात माजी में हो तो हम आगे उसके आगे माजी का टच देते हैं। फ़र्ज़ किया तो रूल क्या बना कि पास्ट के आगे हम लगाते हैं पास्ट। समझ आ रही बात की? तो जब हमने कहा ही सेड, उसने कहा कि मैं चेस खेल रहा हूँ, तो इसका हम अंग्रेज़ी के अतबार से तर्जुमा ये करते हैं कि उसने कहा कि मैं चेस खेल रहा था, यानी कि माजी का टच दे देते हैं। इसको हमने सिर्फ माजी बना दें तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। क्या बनेगा? ही सेड, उसने कहा, आई जी वॉज, फास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। आई वॉज प्लेइंग, आगे जो कुछ भी है, ठीक। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये बात ठीक है। फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ उसने कहा कि वो आ गया है, फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ उसने कहा वो आ गया है, तो इसका बज़ाहिर तर्जुमा ये बनता है ही सेड, उसने कहा, चलो वो आ गई, यूँ कर लेते हैं, शी हैज़ कम, ठीक। उसने कहा वो आ गई है। अब देखिए ये माजी है, माजी है ना, तो इसमें हम कहते हैं हम इसको भी माजी फ़र्ज़ करेंगे, इसलिए इसका माजी का टच होगा, हैज़ को हम हैड बना देंगे। क्लियर? माजी के आगे हमने माजी लगाया। लेकिन ये बात हमेशा वैलिड नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें पीछे माजी है लेकिन आगे हम माजी नहीं लगाते। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ, उसने कहा कि मैं खुश हूँ, उसने कहा कि फ़र्ज़ किया वो खुश है, फ़र्ज़ किया किसी ने किसी के बारे में कमेंट किया, उसने कहा कि वो खुश है, तो ही सेड दैट के जी ही, वो दूसरा बंदा, इज़ वॉज हैप्पी। अब आप देखें यहाँ गौर करें अगर, तो यहाँ आपके हिसाब से आंसर क्या बनता है? इज़ हैप्पी, वॉज हैप्पी, विच वन इज़ बेटर? कौन सा बेहतर? रूटीन के रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लगता है कि ये होना चाहिए ही वॉज हैप्पी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये उसने, ये माजी है तो इसके आगे हम माजी का टच लगा दें। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये बात गलत है, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो एक्शन इन्वॉल्व, इसमें एक्शन कोई नहीं, इसमें जो कैफियत है, और कैफियत जो है वो वक्ती नहीं होती, एक लिहाज से मुस्तकिल होती है। किसी बंदे का जो खुश होना है, उसकी जो कैफियत है, हम किसी को भी कहें तो हम उस कैफियत को उसी तरह लेके चलेंगे। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसकी सही इंग्लिश बन जाएगी, उसने कहा कि वो खुश था नहीं बल्कि खुश है। ये एक कैफियत है, क्या है? स्टेट है, ये कैफियत है। तो स्टेट की सूरत में हम आम तौर पर जो है वो अगले हिस्से में माजी का टच नहीं डालते, राइट। फ़र्ज़ किया कोई बंदा कहता है कि मैं ये काम करने के बाद बड़ा मुतमईन हूँ, फ़र्ज़ किया किसी ने कोई किसी की हेल्प कर दी है, ही सेड दैट जी आई एम रिलैक्स्ड, ही सेड, उसने कहा कि मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ। तो आई एम रिलैक्स्ड को हम ये नहीं कहेंगे आई वॉज रिलैक्स्ड, बल्कि इसको आई एम रिलैक्स्ड को हम वैसे ही रखेंगे ताकि यहाँ ये एक्शन नहीं है बल्कि कैफियत। थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। रूटीन में तो माजी के आगे माजी, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि अगर कोई एक्शन हो, कोई चीज़ हुई हो, और अगर कोई कैफियत की बात हो, कोई बंदा कि मैं खुश हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं अपसेट हूँ, तो ये कैफियत हैं। तो इसमें हम आमतौर पर माजी के आगे माजी नहीं लगाते। ओके, अगला देख लें, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। अब ये भी बच्चों वाला रूल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। पिछले कई लेक्चर्स में हम इस बात को पेश कर चुके हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, मसलन अनलेस, अनटिल, टेक्निकली हम इन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये कंजंक्शंस। क्या हैं? कंजंक्शंस। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं, पहले तो ये कि इनका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका मतलब अक्सर लोग गलत लेते हैं। अनलेस का अक्सर मतलब लिया जाता है जब तक, ठीक। तो इसका मतलब जब तक नहीं होता बल्कि जब तक नहीं, इसमें नेगेटिव का टच आना ज़रूरी है, जब तक नहीं। और अनटिल का मतलब भी है जिस वक्त तक नहीं, ठीक हो गया। ये आमतौर पर थोड़ा सा टाइम का टच देता है, और ये जो है किसी भी सिचुएशन की तरफ इशारा करता है, किसी
किसी के फ़र्ज़ किया ताउन करने पे, उसके मतलब जो है आने पे जाने पे, ये रूटीन की बात है और ये आमतौर पर टाइम की तरफ इशारा करता है। तो ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि इसमें कोई लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं होता कि वेन एवर वी यूज़ अनलेस और अनटिल, तो इसके हम चूँकि इनका मीनिंग ही नेगेटिव में जाता है, तो इसलिए इन अल्फाज के आगे हम रूल क्या अप्लाई करते हैं, पहले अनलेस लगाते हैं, फिर उसके आगे सब्जेक्ट लगता है और उसके आगे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू वांट टू से कि जब तक वो नहीं आता है, तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे, अनलेस, ठीक हो रहा है, ही, और आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप सब जानते हैं, अनलेस ही कम्स, उसके हम कॉमा लगा देते हैं। इसमें हम नॉट नहीं डालते क्योंकि इसमें नॉट खुद मौजूद है। बात समझ आ रही है? तो अनटिल में भी ये कि थोड़ा टाइम का टच है, रूल उसमें भी वही है कि इसके आगे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। फर्स्ट के मैं कहता हूँ जब तक वो नहीं आएगा, राइट, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, अनटिल ही, हम ये नहीं कहते विल नॉट कम या नॉट कम, अनलेस अनटिल ही कम्स। दो बातें हम कर रहे हैं, एक तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं और दूसरी बात हम इसमें नॉट का टच नहीं डाल रहे। क्लियर? अब आप देख लें इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अनलेस यू डू नॉट ट्राई, तो इसमें नेगेटिविटी आ रही है, ऐसी है ना, इस चीज़ को आप निकाल लें तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन क्या बना, अनलेस यू ट्राई, मीनिंग है कि जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं या जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इस हिस्से में हम रूटीन में लेके चल रहे हैं, यू विल नेवर सक्सीड, या इसको आप बेशक कहते यू विल नॉट सक्सीड, ये थोड़ा बहुत हम इसको बदल सकते हैं, ना भी बदलें तो मीनिंग थोड़ा अपनी जगह कायम है। तो एक्सप्रेशन क्या बना, अनलेस यू ट्राई, जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे। इसमें हमने रूटीन का टेंस इस्तेमाल किया और इसमें हमने सारे में क्या किया, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिए और बीच में से नॉट वगैरह का टच हमने निकाल दिया, ये चीज़ गायब कर दी। सिंपल सी बात है। इस लेवल की गलती आपने अक्सर देखा होगा, ये FSC BSc लेवल में भी होती है, कोई इसमें से कोई मुश्किल बात नहीं है। ही रोट विद इंक, अब ये भी कोई ऐसी गहरी बात नहीं है, ये जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, तो कुछ प्रेपोजिशन जो है पक्की हैं, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक FSC के खुलासों में ये बातें लिखी होती हैं कि इसके आगे हम प्रेपोजिशन ये लगाते हैं, ही रोट इन इंक, तो इसमें कोई ऐसी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, एक एक्सप्रेशन चल रहा है इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड माना गया, दैट्स व्हाई वी रिप्लेस दिस थिंग विद दिस, तो इसको ये एक्सप्रेशन बनेगा ही रोट इन इंक। ये नंबर 4 हो गया आपका। क्लियर? अगले को हम देखेंगे जी, हम बात कर रहे थे नंबर 5 पे है जो एक्सप्रेशन दिया है वो है व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू। नंबर 6 है व्हेन ही रीचेस टू मनहूद, या जो भी नाम है, he will visit to England. अगला सेंटेंस है द न्यू सेशन commences from February the 1st 2020। और आखिरी है प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। अब इस सारे पर्चे में बनाने वाले ने पता नहीं अपनी आसानी देखी है या आपकी आसानी देखी है, इस सारे में वही मसला चल रहा है कि या कोई प्रेपोजिशन फालतू लगा दी या घटा दी, तो बस वही कहानी चल रही है। अब देखिए व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू, उसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है। ठीक, इसमें एक थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि जो लफ्ज़ व्हाट है आसिफ, अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट
और विच, इनमें क्या फ़र्क है? व्हाट और विच। अब इसमें बड़ा बारीक सा फ़र्क है। व्हाट जब हम कहते हैं तो बात बड़ी ही ब्रॉडर सेंस में हो रही होती है, राइट। फर्ज के मैं किससे कहता हूँ, व्हाट बुक्स, राइट, डू यू स्टडी या डू यू लाइक। तो इसका मतलब है कि अभी हमने कोई दायरा बनाया नहीं है, बहुत ही बड़े पैमाने पे बात हो रही है। आपको खुद पता नहीं कि वो शायद ये कहे कि मुझे मजहबी किताबें पसंद हैं, मुझे सियासत की किताबें पसंद हैं, राइट। तो इसकी सेंस जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्रॉड सेंस होती है, ओके, राइट। लेकिन विच में थोड़ी सी उसका दायरा थोड़ा सिमट जाता है और थोड़ी सिलेक्शन सी आ जाती है, ओके। इसमें थोड़ा सा आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो एक्सप्रेशन है व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू, इसमें व्हाट ठीक है कि गलत है? इसको हम गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि कंट्रीज़ का दायरा जो है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर है आपको 200-250-300 कंट्रीज़ हैं, इसलिए हम कहते हैं जी इसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा विच लगा दें तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात तो ये है कि रूटीन की इंग्लिश में अमेरिकन स्टाइल से तो ठीक है व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू, लेकिन थोड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर आप देखें ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, ठीक। तो वही बच्चों वाली बात कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो यहाँ अप्लाई कर दें। आप सब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम कुछ पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, सवालिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विच कंट्री, ओके, किस मुल्क। और जैसे हम पूछ रहे हैं तो आप सबको पता है डू या डज में कुछ लगता है कि नहीं, ही और आगे वो जो कुछ भी उसको साथ जोड़ दें, बिलोंग और आगे टू, उसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है। तो अब आप देख लें एक चीज़ की बात हो रही है इसलिए इसको काट लें, इसको ओके कर दें। तो एक्सप्रेशन क्या बना, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू, ठीक है। ज़ाहिर है कॉमन सेंस की बात है कि जब हमने डज वगैरह लगा दिया तो इसने गायब होना है, इतना तो आपको पता है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्सप्रेशन क्या बना, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। आप पूछ रहे हैं, राइट। अगर बता रहे होते तो फिर एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं तो एक्सप्रेशन बना विच कंट्री डज ही बिलोंग टू, कि उसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है। बिलोंग टू को हम थोड़ी सी फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं हेल फ्रॉम। तो हम कहें फ़र्ज़ के ये हम कहते हैं विच कंट्री डज ही हेल फ्रॉम, उसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है। क्लियर। नंबर 6 पे देखिए, व्हेन ही रीचेस टू महमूद ही विल विजिट टू इंग्लैंड। इसमें भी मसला क्या हो रहा है, इसमें भी प्रेपोजिशन का मसला चल रहा है। अगर आप गहराई में जाके देखें तो कुछ अल्फाज के आगे प्रेपोजिशन नहीं लगती, एंड रीच इज़ वन ऑफ दोज वर्ड्स। हम अक्सर कहते हैं जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट, व्हेन आई रीच दैट प्लेस, व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो एक तो इसको निकाल दें। अक्सर यही गलती मैंने स्टार्ट में कहा, कभी प्रेपोजिशन फालतू लगी होती है और कभी नहीं लगाई होती और आपने लगानी होती। तो इसको निकाल दें तो ये हो गया व्हेन ही रीच महमूद, जब वो उसके पास पहुंचा, राइट। व्हेन ही रीचेस, ये मतलब कि जब वो पहुंचता है। ये तो आपको पता ही है ना कि फ्यूचर के हवाले से जब हम बात करें, जब वो पहुंचता है या पहुंचेगा, तो पहले हिस्से के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो टेंस तो ठीक है, व्हेन ही रीचेस महमूद ही विल विजिट टू इंग्लैंड। इसमें भी ये तो आपको अंदाज़ा हो गई कि विजिट के आगे हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो क्या हुआ एक्सप्रेशन, व्हेन ही रीचेस महमूद ही विल विजिट इंग्लैंड। यहाँ भी प्रेपोजिशन फालतू है, वहाँ भी फालतू है। यहाँ कोई थोड़ा बहुत एतराज़ कर सकता है, लेकिन इस पर तो एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऑब्वियसली यहाँ भी टू की देयर इज़ नो रूम फॉर दैट, नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशन बना व्हेन ही रीचेस महमूद ही विल विजिट इंग्लैंड। क्लियर। नंबर 7 पे जो सेकंड लास्ट है, द न्यू सेशन कमेंसेस फ्रॉम February 1, 2020। रूटीन की कॉन्वर्सेशन में इट्स ओके, रूटीन में हम ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ भी यहाँ प्रेपोजिशन फालतू थी,
यहाँ प्रेपोजिशन स्टैंडर्ड इंग्लिश के एतबार से गलत है। तो आपने शायद सुना ही होगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम कहते हैं कमेंस मीन्स शुरू होना, तो कमेंस ऑन होता है, ये इसके साथ जो जुड़ी हुई प्रेपोजिशन है। तो इसमें सिर्फ जो है फ्रॉम की बजाय ऑन की प्रेपोजिशन लगा दें। द न्यू सेशन कमेंसेस ऑन 1 Feb 2020। इसमें कोई तफसील की ज़रूरत नहीं है। रूटीन में तो ये भी तकरीबन ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये गलत हो गया, कमेंस फ्रॉम के बजाय कमेंस ऑन कर दें। गॉट इट। द लास्ट जो है, प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। एक तो प्लीज़ को थोड़ा सेपरेट कर दें, हल्का सा कॉमा लगा दें, लेकिन यहाँ वो जिसको गलती शुमार करेंगे, वंस अगेन वही प्रेपोजिशन की गलती आ रही है। सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ प्रेपोजिशन फालतू थी, यहाँ प्रेपोजिशन गलत थी। द सेम इज़ द केस ओवर हियर टू। यहाँ भी वही बात हो रही है कि प्रेपोजिशन जो है गलत है, होनी चाहिए लेकिन गलत है। आप सब जानते हैं कि सेंड के आगे हम टू की प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, सबको पता ही है, सेंड टू। तो इसमें भी यही चीज़ अप्लाई कर दें, प्लीज़ सेंड दिस लेटर। ऑन की बजाय लगानी है हमने प्रेपोजिशन, लेकिन इसको क्रॉस कर दें, इसको टिक कर दें, प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस। तो इस सारे में अगर आप देखें, करने वाली कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। थ्रू आउट द पेपर दे हैव ऑलमोस्ट फोकस ऑन प्रेपोजिशन, अब्यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, राइट। कहीं प्रेपोजिशन रुक रही है, कहीं फालतू लग गई, और कहीं जो है वो उसके साथ थोड़ा सा टेंस का मसला है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह।